संगीतमय आनंद लेते हैं कविता का। कविता का नाम क्या है? मेघ आए। और इनके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता थी मेघ आए, कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए कविता, जैसे कि आपको शीर्षक से समझ में आ रहा है, मेघ यानी बादल आए। बादल कब आते हैं, कोई बता सकता है? बादल हमेशा आते हैं, लेकिन इस विशेष पाठ में जो बात कही गई है वो बारिश के बादलों की बात की है। ठीक है, अब हमें यहाँ समझना ये है कि कवि ने मेघ आए क्यों रखा है शीर्षक, और उसके पीछे और क्या बताना चाहते हैं। तो इस पाठ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो हमें ये समझना है कि यहाँ केवल प्रकृति का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ कवि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति को दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण इसका ये रहेगा कि गांव में क्या होता है, जब भी किसी भी परिवार में कोई आने वाला होता है, वह खुशी केवल उस परिवार की नहीं होती है, बल्कि पूरे गांव की खुशी होती है। यही संस्कृति है। क्या आपको ये संस्कृति आज शहरों में देखने को मिलती है? यही मूल बात, यही मुख्य विशेषता कवि इस पाठ में, कविता में बताने वाले हैं, जिसे हमें समझना है। ठीक है, तो हम कविता देखते हैं। अब कविता की पंक्ति पहली, मेघ आए बड़े बन ठन के। पहली लाइन कवि बता रहे हैं कि मेघ बहुत बन ठन के और संवर के आए। बन ठन के अच्छी तरह से तैयार होके, संवर के सज धज के। अब अच्छी तरह तैयार होना और सजना धजना ये केवल और केवल बारिश के बादल कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रकृति का चित्रण। अब इसमें वो क्या हमें प्रतिबिंब बना रहे हैं, वो हमें जोड़ना है अपने ग्रामीण क्षेत्र से। इसका उदाहरण हमें आगे की पंक्ति में मिलेगा। पहले देख ले कि जब मेघ आते हैं तो उनके आगे आगे कौन आता है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का अर्थ क्या है? बयार यानी हवा। ठीक है, कभी भी देखना आप बारिश के मौसम में सीधे हमें आसमान में बादल छाए हुए नहीं दिख जाएंगे, उसके पहले शीतल मंद सुगंध ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वही कवि ने यह चित्रण किया है। अगली लाइन है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब हवा चलने से दरवाजे खिड़कियां खुली, ठीक है, प्रकृति के रूप में, ठीक है, लेकिन अगली लाइन हमें ये बताएगी कि दरवाजे और खिड़कियां क्यों खुलने लगी। तो चलो देख लेते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन का अर्थ क्या होता है? पाहुन यानी मेहमान। ठीक है, ये पंक्ति अब आपको पूरा चित्रण सामने रखेगी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर में। जब गांव में कोई मेहमान आता है तो वो कहाँ से आया है, हम केवल कविता के आधार पर चले, अभी कोई उदाहरण लेने की बजाय। शहर से एक मेहमान आया है। कहाँ आया है? गांव में आया है। आगे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए, बादल आए, बहुत सज धज के आए, तैयार होकर आए। ठीक है, ये पहली ही लाइन थी। हमें यहाँ पे अब इनको जोड़ना है कि जब बादल आए तो पहले हवाएं आई, साथ में दरवाजे और खिड़कियां खुली। अब देखिए इसको, अब समझिए। ठीक है, प्रकृति चित्रण हो गया। गांव में जब कोई मेहमान आता है, यहाँ एक विशेष मेहमान की बात की है।
कोई बता सकता है कि वो मेहमान है कौन? बादल तो प्रतीक है मेहमान का यहाँ पर। चलिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ मेहमान से अर्थ है परिवार का दामाद। ठीक है ना, किसी भी परिवार में आपने घरों में देखा होगा, सुना भी होगा अपने अपने घरों में, सबसे मुख्य मेहमान कोई होता है तो वो दामाद। अब मुख्य क्यों बताइए? मुख्य का मतलब जिसकी बहुत आवभगत हो, जिसके आने से बहुत सारी तैयारियां हो परिवार में, जिसके आने से सारे लोग बहुत खुश हो। अब दूसरी परंपरा हम यहाँ देखेंगे गांव की। क्या होता है, जब गांव में कोई मेहमान आने वाला होता है ना, वो स्टेशन पर उतरा, वो घर नहीं आ पाएगा, पहले उसके आने की खबर आएगी, मतलब आगे आगे नाचती गाती बाजार चली। देखिए आप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कितना बढ़िया प्रकृति के साथ जोड़ा है उसको। तो यहाँ पर कैसे आ रही है खबर, चित्रण उन्होंने इस तरह किया है कि जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बालिकाएं छोटी छोटी या बच्चे हैं, वो दौड़ कर आ रहे हैं उस घर में और बता रहे हैं कि कौन आ रहा है, आज दामाद आने वाला है। अब जब दामाद आए तो वो खबर, बच्चे हैं ना, बच्चे चुप रहेंगे, चारों तरफ फैल गई। उससे क्या हुआ, आसपास के घरों में पहुंची खबर, तब आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियां क्यों खुली? अब वहाँ के लोग बाहर निकल निकल के देखने लगे कि हमारे पड़ोस में आज दामाद जी आने वाले हैं। ठीक है, चार पंक्तियां थी, उनके आधार पर एक क्विज, एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न, उसके चार विकल्प दिए हैं। पढ़ेंगे हम। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, इस पंक्ति में पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? हमारे पास चार विकल्प हैं। कौन कौन से? पहला दूसरा तीसरा मेहमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। वैसे तो अभी अर्थ बताते समय बता दिया है, फिर भी सभी लोग उत्तर दे सकते हैं इसका, जहां तक मुझे लग रहा है। तो उत्तर क्या होगा? मेहमान। बहुत बढ़िया। चलिए अब इन्हीं पंक्तियों में से आपको बताना है मेघ शब्द का अर्थ। कौन आकर लिखेगा? हाँ, लक्ष्य ने यहाँ बादल लिखा, सही है उत्तर? yes, सही। दूसरा है बयार। बयान का अर्थ कौन बताएगा? बयार यानी बहुत बढ़िया। अब और कोई शब्द तो नहीं है जो आपको पूछना हो? आप पंक्तियां पढ़ी, उनको हम एक छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा और समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है इसमें। तो आपको मालूम है, जब बारिश वाले बादल आते हैं और बारिश होती है, वर्षा होती है, तो किस तरह का दृश्य होता है? दिख रहा है, चारों ओर खुशियां छा जाती है, और विशेष रूप से बच्चे। क्यों? कारण क्या होता है कि उसके पहले ग्रीष्म ऋतु की भयावह गर्म हवाओं से सब परेशान होते हैं, और उसके दौरान में जब बादल आए और नन्ही नन्ही बूंदें गिरना शुरू हुई, तो ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं सबके। इसलिए पहली वर्षा का बहुत महत्व है, और कई कवियों ने इसी को आधार बना के कविताएं लिखी हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मानव जीवन में प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है। हवा चली, बादल आए, तो प्रकृति के ही दूसरे पक्षों को हम देखें कि पेड़ किस तरह से लहराने लगते हैं। ये दृश्य देखा है आपने? बारिश के मौसम में तो बहुत देखने मिलता है, घूमते हुए नजर आते हैं, और चारों ओर खुशियां ही खुशियां। देखो आप, प्रकृति के दृश्य कितने मनमोहक होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, ये हमें इस वीडियो में देखने को इस तरह से दो मेहमान पहुंच रहे हैं वहां पर। उनमें से एक कविता के अनुसार दामाद हो सकते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनकी आगवानी की जाती है, उनकी की जाती है। देखो बच्चे भी कितने प्रसन्न होते हैं, वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
दृश्य क्या है। तो कवि यहाँ बता रहे हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। मैम मेरा एक प्रश्न है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, मैम इससे कवि का क्या अभिप्राय हो सकता है? पेड़ झांकने लगे गर्दन उचकाए, ये पूछना चाह रहे हो, बैठ जाओ। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने अभी तक इसीलिए नहीं बोला था कि कोई बच्चा ये प्रश्न जरूर पूछे। आपने शुरुआत से देखा मेघ आए और अंतिम लाइन रहेगी बन ठन के समर के। इस पूरी कविता में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है उसके हाव भाव मनुष्यों की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम अलंकार में पढ़ते हैं एक अलंकार जिसका नाम है मानवीकरण। इस पूरी कविता में हर एक पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। तो कवि यहाँ वही दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि झांकना और गर्दन को उचकाना, ये हाव भाव किसके द्वारा होते हैं? मनुष्यों के द्वारा होते हैं। लेकिन यहाँ किसके द्वारा कवि बता रहे हैं? पेड़ों के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा। तो जब प्रकृति में मनुष्यों के हाव भाव दिखाए जाते हैं वहां पर हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए यहाँ कवि ने ऐसा कहा है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। घाघरा क्या होता है? लहंगा, एक वस्त्र होता है ना पहनने का, ठीक है ना। अगली पंक्ति में कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि आंधी चली। अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा था बयार, यानी कि हवा चल रही है। हवा में और आंधी में अंतर मालूम है? क्या होता है? हवा से जो तेज, हवा का बड़ा रूप, वेरी गुड, वो आंधी होती है। तो जब बारिश होती है बहुत सारे बादल आते हैं तो उस समय आंधियां भी आती हैं। हम लोग हर बरसात में देखते हैं ये नजारा, है ना। उसी का यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जब आंधी चलती है तो धूल भागी। जब आंधी चलती है, आंधी कहते ही इसलिए है, सामान्य हवा में आप कभी नहीं देखेंगे कि हमें वातावरण में धूल उड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन जब आंधी चलेगी तब हमें अपने आसपास या आसमान में ऊपर क्या दिखाई देती है? धूल या धूल के कण। तो ये घाघरा उठाकर जा रही है। यहाँ पर फिर से प्रतीक उन्होंने बनाया है, जैसे गांव की लड़कियां अपने वस्त्रों को पकड़ के दौड़ती हैं, घाघरा को या लहंगा को, तो यहाँ पर उन्होंने धूल को किसकी संज्ञा दी है? गांव की लड़कियों। ये प्रतीक समझ में आया? ये मानवीकरण यहाँ पर भी है। बाकी चितवन उठा। चितवन का अर्थ क्या होता है? देखना आंखों से। बाकी, बाकी यानी तिरछी, तिरछी नजरों से देखना। कौन देख रहा है? लड़कियां। क्यों देख रही हैं? क्योंकि गांव में मेहमान आए हुए हैं, तो वो उनकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए भाग कर जा रही हैं, ठीक है। नदी ठिठकी। अब फिर से यहाँ प्राकृतिक परिदृश्य समझना है। बारिश हो गई है बादल आने के बाद, यानी मेहमानों का आगमन हो चुका है, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तो नदी ठिठकी, नदियों में पानी भर गया है। नदियों में पानी भर गया है यानी जिस घर में मेहमान आने वाले थे उसके आसपास लोग इकट्ठा हो गए हैं। किस लिए? देखने के लिए। घूंघट सरके। घूंघट सरके का अर्थ कौन बताएगा? ग्रामीण संस्कृति है यहाँ पर, समझिए। गांव में आज भी ये प्रथा चल रही है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो जो मर्यादा है वहाँ की, महिलाएं जो होती हैं अपने सिर पर क्या करती हैं? पल्लू डालती हैं, ठीक है। और सीधा कभी उनके सामने नहीं आएंगी, वो घूंघट बनाएंगी उस पल्लू का और उसको ऐसे सरका के देखेंगी। क्यों? उत्सुकता तो है ना मेहमान को देखने की, तो वो देखना है उनको, परंतु कैसे? घूंघट की आड़ से देखते हैं। वही यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। फिर अगली लाइन, हमारी कविता की पहली लाइन है कि ये सारा दृश्य, प्रकृति का दृश्य हो या गांव की संस्कृति का दृश्य हो, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये बहुत सज धज कर तैयार होकर आ चुके हैं। अब इसमें हम प्रतीक लें तो क्या हुआ है? मेहमानों का आगमन गांव में हो चुका है, ठीक है। मेरा प्रश्न पहली 4 पंक्तियों से है।
शहर के मेहमानों का गांव में आना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? मैम मुझे ये समझना है। पहली 4 पंक्तियों, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। कि अंतिम लाइन है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। देखिए, गांव में शहर के मेहमान आए हुए हैं, ये क्यों बताया है कवि ने? ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें समझनी है यहाँ पे। कारण ये है कि आज आप लोग आज की पीढ़ी है, आपने शायद ये गांव की संस्कृति उतनी नहीं देखी होगी जितनी अपने या आपके मम्मी पापा दादा दादी जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो वो संस्कृति क्या होती थी गांव में आज भी वो संस्कृति दिखाई देती है। इसलिए उन्होंने उसका वर्णन यहाँ पे किया है। कौन सी संस्कृति? जिसको हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो सारे गांव में उल्लास, हर्ष और प्रसन्नता का वातावरण होता है। शहरों में आपने देखा अपने आसपास, आपके घर कोई मेहमान आया, गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हुए नहीं हुए? अभी हमने पंक्तियों में क्या देखा? सब लोग इकट्ठा होते हैं, उत्सुकता होती है देखने की। महिलाएं मर्यादा में, घूंघट में, परंतु फिर भी उत्सुकता देखिए कि घूंघट को उठा कर देखने की कोशिश कर रही है। तो ये संस्कृति हमें आज के समय में शहरों में देखने को नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, गांव में शहर के मेहमान आए हैं। तो यहाँ हमें दो चीजें समझ में आ गई। एक तो संस्कृति के बारे में पता चला, और दूसरा आज के समय में और पुराने समय में क्या अंतर आया है। तो ग्रामीण संस्कृति की जानकारी भी इसके द्वारा मिलती है। ठीक है, पंक्तियों में से हम फिर से प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं, देखें किसको कितना समझ में आया है। प्रश्न लेंगे 4 विकल्पों वाला। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। अभी हमने ये पंक्तियां पढ़ी है। इस पंक्ति में धूल का तात्पर्य किससे है? पहला विकल्प बताइए। दूसरा तीसरा गांव के लोग, और चौथा इनमें कोई नहीं। हमेशा यही होता है। तो क्या होना चाहिए उत्तर? गांव की महिला। सही है? बिल्कुल सही है। संकोच क्यों हो रहा है आपको उत्तर देने में? ठीक है, ये ठीक है। एक और हम आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 शब्दों की 2 टेबल दी हुई है, आपको मिलान करना है। हमने जो पाठ में पढ़ा है प्रकृति की चीजों को कैसे प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। तो पहला है हमारे सामने, इसमें कौन मिलान करके बताएगा? आइए जल्दी, सब लोग ध्यान देंगे। यदि आपको इस तरफ, यदि आपको लगता है कुछ गलत है तो आप बोल सकते हैं बीच में। बादल का दामाद, पेड़ का गांव की लोग, धूल का युवती, नदी का नापति। सही है क्या? यस मैम। बिल्कुल सही है, ताली बजा सकते हैं। अब दूसरा चलते हैं मिलान के लिए। कौन आएगा? हाँ आइए, बॉयज में से। पीपल का बूढ़ा व्यक्ति, लता का सखी, तालाब का सेवक और बिजली का पत्री। एक बार सब लोग देख ले। पीपल का बूढ़ा व्यक्ति, लता का सखी, तालाब का सेवक और बिजली का पत्री। सही है? यस मैम। कहीं कुछ बदलना तो नहीं है? नो मैम। बहुत बढ़िया, आयुष के लिए तालियां।